राहिल खान और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोल अवधारणा। लास्ट क्लास में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने किसके बारे में सीखा? उसमें हमने सीखा मोल के बारे में। प्यारे बच्चों, हमने सीखा उसमें मोल के बारे में। हम पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, हमने देखा कि मोल को द्रव्यमान में किस तरह बदला जा सकता है। मोल को द्रव्यमान में किस तरह बदला जा सकता है या द्रव्यमान को मोल में किस तरह बदला जा सकता है, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। भाई बच्चों, क्या हुआ था? भाई मोल को द्रव्यमान में बदलने के लिए क्या करना होता था? भाई बोलिए क्या करना होता था? मोल को द्रव्यमान में बदलने के लिए मोलर द्रव्यमान से गुना करनी होती थी, और द्रव्यमान को मोल में बदलने के लिए क्या करना होता था? मोलर द्रव्यमान से भाग देना होता था। अरे भाई इतना पढ़ा था ना, हमने, है ना। एक चीज और पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर मोल को संख्या में बदलना हो, अरे यार याद है ना, एक मोल के अंदर 6.022 गुना 10 की घात 23 होता है। अगर मैं बोलूं एक मोल परमाणु तो 6.022 गुना 10 की घात 23 परमाणु। अगर बोलूं एक मोल अणु तो 6.022 गुना 10 की घात 23 अणु। अगर बोलूं एक मोल आयन तो 6.022 गुना 10 की घात 23 आयन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब ये हुआ कि मोल को आयन में अगर मुझे संख्या में बदलना हो, मोल को अगर मुझे संख्या में बदलना हो तो मुझे मोल में एवोगैड्रो संख्या से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब यार इसी चीज को मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूं, मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं 6.022 गुना 10 की घात 23 परमाणु में एक मोल परमाणु होते हैं। अरे मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं 2 गुना 6.022 गुना 10 की घात 23 अणु में 2 मोल अणु होते हैं। मतलब संख्या को मोल में बदला जा सकता है, लेकिन मुझे संख्या को भाग देना होगा एवोगैड्रो संख्या से। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं? अरे हम देख रहे हैं मोल को द्रव्यमान में बदला जा सकता है या मोल को संख्या में बदला जा सकता है ना। इसके ऊपर देखो, जो आपके सामने लिखा है ना, हम इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हम इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। भाई बच्चों बताओ, भाई इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है ना? अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लेता हूं, उसको करते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, सबको आता होगा। मैंने आपको बताया था कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है, मैंने आपको बताया था कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है, भाई परमाणु द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? क्या होता है परमाणु द्रव्यमान? परमाणु द्रव्यमान होता है औसत द्रव्यमान संख्या के बराबर। किसके बराबर होता है? औसत द्रव्यमान संख्या। भाई बात समझ में आ रही है ना? परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? औसत द्रव्यमान संख्या। अरे भाई मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है। हमारे पास है एक तो B10, और एक है B11, है ना। अरे भाई कितना प्रतिशत पाया जाता है नेचर में? अरे नेचर में क्या ये 19% पाया जाता है? और क्या ये 81% पाया जाता है? अरे भाई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मैंने क्या कहा था? जितना प्रतिशत दिया गया हो, क्या मान लो? अरे ये मान लो उतना ही ग्राम है। क्या कहा था? सॉरी, उतने परमाणु है। अरे जितना प्रतिशत हो उतने परमाणु है। इसके 19 परमाणु, इसके 81 परमाणु। ऐसा मान लो हम इसके 19% है, इसका 19 परमाणु, इसका 81% है, इसका 81 परमाणु है। देखिएगा, अब समझिएगा भाई, एक परमाणु का द्रव्यमान 10 है। अरे एक परमाणु का द्रव्यमान 10 है तो 19 का कितना हो जाएगा? 10 गुना 19 जमा
एक परमाणु का द्रव्यमान 11 है तो 81 का कितना होगा? अरे एक परमाणु का द्रव्यमान 11 है तो क्या 81 का 11 गुना 81 होगा या नहीं होगा? अरे बात समझ में आ रही है ना? तो ऊपर कितने परमाणु का द्रव्यमान आ गया? अरे ऊपर आप देख रहे हो 19 और 81 100 परमाणु का द्रव्यमान आ गया। आपको निकालना है एक परमाणु का, 100 से भाग कर दो तो क्या आ गया बच्चों? ये आ गया बोरोन का परमाणु द्रव्यमान। ये आ गया बोरोन का परमाणु द्रव्यमान। भाई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? भाई बात समझ में आ रही है ना? मैंने क्या बोला? ये क्या है? ये है बोरोन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, बोरोन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, या फिर इसको औसत द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? औसत द्रव्यमान संख्या भी इसको बोल सकते हैं। भाई ये क्वेश्चन समझ में आया ना? भाई ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना? भाई बहुत आसान है। देखो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं मैं। देखो कि भाई ऐसा मान लो कि जितने प्रतिशत है उतने परमाणु मान लो। ये 19% है तो इसके 19 परमाणु मान लिए। ये 81% है तो इसके 81 परमाणु मान लिए, है ना? अब देखो ऊपर कुल द्रव्यमान लिखो। भाई एक परमाणु का द्रव्यमान 10 है तो 19 परमाणु का 10 गुना 19 हो गया। एक परमाणु का द्रव्यमान 11 है तो 81 परमाणु का 11 गुना 81 हो गया। तो ऊपर 19 और 81 100 परमाणु का द्रव्यमान आ गया ना? तो एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, 100 से भाग कर दिया, है ना? अरे तो भाई क्या आ गया? परमाणु द्रव्यमान आ गया। भाई ये क्वेश्चन समझ में आया है ना? ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अगर नहीं आया तो क्या बोलते हैं कि हम लाइव इंटरेक्शन में इस क्वेश्चन पर चर्चा कर लेंगे, है ना? आप डाउट में पूछ लीजिएगा। अब देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं। भाई प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है भाई? ये बोल रहा है कि सुक्रोज है C12H22O11, जिसका मोलर द्रव्यमान भी दे दिया, इसका 342.3 ग्राम है। देखो वैसे मोलर द्रव्यमान की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, इसे लिखना चाहिए ग्राम पर मोल। मैं बोल रहा हूं मोलर द्रव्यमान का मात्रक। मैं बोल रहा हूं मोलर द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, मोलर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है भाई? मोलर द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम पर मोल। ये होता है मोलर द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम पर मोल। ठीक है भाई, देखो 25 ग्राम सुक्रोज है जिसका मोलर द्रव्यमान 342.3 ग्राम पर मोल है। बोल रहा है इसमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी? इसमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी, ये हमें निकालनी है। तो ध्यान दीजिएगा, देखो भाई ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखो मैं जानता हूं सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए देखो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या किसके बराबर होगी भाई? अरे भाई हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या किसके बराबर होगी? ग्लूकोज के अणुओं की संख्या C12H22O11 है ना? इसकी संख्या गुना, देखो ध्यान दीजिएगा भाई, अरे एक सुक्रोज के अंदर 22 हाइड्रोजन है ना? अरे एक सुक्रोज के अंदर 22 हाइड्रोजन है ना? तो सुक्रोज की संख्या गुना 22, ये हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या आएगी। अरे ये आएगी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको सुक्रोज के अणुओं की संख्या निकालनी है, आपको C12H22O11 इनकी संख्या निकालनी है। ये मतलब हुआ इसका। भाई बात समझ में
में आ रही है या नहीं आ रही है? भाई बात समझ में आ रही है ना? हमें क्या चाहिए? अरे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए क्या चाहिए? मुझे सुक्रोज की संख्या चाहिए, उसमें मैं 22 से गुना कर दूंगा तो उत्तर आ जाएगा। क्यों? अरे 22 से क्यों गुना कर रहा हूं मैं? 22 से क्यों गुना कर रहा हूं? 22 से इस वजह से गुना कर रहा हूं क्योंकि एक सुक्रोज के अणु में 22 हाइड्रोजन परमाणु है, क्योंकि एक सुक्रोज के अणु में 22 हाइड्रोजन परमाणु है, इस वजह से इसके अणु में 22 से गुना कर रहा हूं। ठीक है भाई? अरे एक अणु हुआ तो 22 हाइड्रोजन परमाणु, 2 अणु होंगे तो 2 गुना 22 हाइड्रोजन परमाणु, अगर 20 अणु होंगे तो 20 गुना हाइड्रोजन परमाणु। ऐसा होगा भाई, ऐसा होगा। अब देखो इसके मुझे इसके अणुओं की संख्या निकालनी है, तो यार इसके अणुओं की संख्या निकालना तो बहुत आसान है। मुझे मालूम है कि एक मोल में 6.022 गुना 10 की घात 23 अणु होते हैं। अरे मैं बोल रहा हूं कि सुक्रोज के एक मोल में कितने अणु होंगे? एवोगैड्रो संख्या n अणु होंगे। तो क्या मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं? अरे क्या मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं कि सुक्रोज के मोल C12H22O11 इसके मोल, देखो एक मोल में n अणु होते हैं, तो n मोल में कितने अणु होंगे? n गुना एवोगैड्रो संख्या। अरे यार सुक्रोज के मोल्स इनटू एवोगैड्रो संख्या, तो पता लग जाएगा ना? क्या पता लग जाएगा? सुक्रोज के अणु कितने हैं इनटू 22 हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। अरे यार बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? प्यारे बच्चों ये मैंने क्यों लिखा पता है? ये मैंने क्यों लिखा? ये चीज क्या बता रही है? ये चीज बता रही है सुक्रोज के अणुओं की संख्या। देखो एक मोल में होते हैं Na, तो अगर आधा मोल होगा आधा गुना Na, अगर 5 मोल होंगे 5 गुना Na, जो भी मोल आएगा उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, अणुओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है बच्चों? अब देखो मतलब मुझे क्या चाहिए यार? अरे मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए केवल मुझे सुक्रोज के मोल मिलते उत्तर मिल जाएगा। अरे यार सुक्रोज के मोल तो, अरे दोनों चीज तो दे दी यार, दोनों चीज तो दे दी। क्या किस तरह निकाला जाता है मोल्स की संख्या? मैंने पढ़ा था ना, देखो मैंने बताया था ना कि अगर द्रव्यमान दिया गया हो तो द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से भाग कर दो तो मोल आ जाएंगे। अरे द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से भाग कर दो, मोल आ जाएंगे। ये एरो यही तो दिखा रहा है कि द्रव्यमान से मोल में बदलना। तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब तो ये हो गया कि यहां पर 25.6 इतना ग्राम द्रव्यमान है ना? और भाई इतना ग्राम है द्रव्यमान। देखो दूसरे उससे लिखता हूं मैं कलर से, यहां आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो 25.6 इतना ग्राम है द्रव्यमान डिवाइडेड बाय 342.3, ये आ गए सुक्रोज के मोल, इसमें गुना कर दिया एवोगैड्रो संख्या का, ये आ गए सुक्रोज के अणु। ठीक है? और इसमें गुना कर दिया 22 का, तो ये आ गए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, ये आ गई H की संख्या। उत्तर आ गया। अरे यही तो चाहिए था मुझे, यही तो चाहिए था, आंसर आ गया। भी बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? तो यार इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? इस क्वेश्चन से आपने सीखा कि आपके पीछे के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जिसने पहले लेक्चर को अच्छे से समझा होगा उसके आराम से समझ में आएगा ये क्वेश्चन। अगर आपको एक बार में ये प्रश्न समझ में नहीं आता तो आप दोबारा इसको देखिए, फिर थर्ड टाइम भी इसको देखिए। ठीक है? और अगर फिर भी समझ में नहीं, उम्मीद है समझ में आ जाएगा यार, इतना आसान तरीके से मैंने बताया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ नहीं आए। अगर आप फोकस के साथ देख रहे हो इसको तो श्योरली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि कैफीन के एक अणु का भार 194 है। ठीक है? एक अणु का भार 194 है, उसमें 28.9% नाइट्रोजन है। तो कैफीन के एक अणु में उपस्थित नाइट्रोजन की संख्या बताओ। भाई ये बोल रहा है कि एक अणु का जो भार है वो 194 है और उसमें कितना परसेंट है नाइट्रोजन? 28.9%
उसका 194 का कितना द्रव्यमान 28.9% क्या है नाइट्रोजन है। तो क्या बताना है भाई हमें, अरे क्या बताना है हमें बताना है नाइट्रोजन परमाणु की संख्या किसमें, एक अणु में। तो देखो कितना आसान ये क्वेश्चन बन गया है। देखो देखिएगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भाई क्या, मुझे चाहिए नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या। तो नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए देखो यहां स्टार्टिंग से करते हैं इस बार क्वेश्चन। देखो पहले क्या करते हैं, नाइट्रोजन का भार, नाइट्रोजन का द्रव्यमान निकाल लेते हैं, N का द्रव्यमान। तो भाई नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होगा, नाइट्रोजन कितना है भाई, अरे कितना है नाइट्रोजन, एक अणु का 28%, कितना, सॉरी 28.9%। तो ये आ गया, क्या आ गया भाई ये, अरे क्या आ गया ये आ गया नाइट्रोजन का द्रव्यमान। और क्योंकि एक अणु की बात कर रहे हैं हम, तो इसका जो मात्रक होगा वो AMU होगा। क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ठीक है, ये इसका मात्रक होगा, है ना। या फिर आप लोग जानते हो और या यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान बोलते हैं। ये इन दो में से कोई, दोनों यूनिट एक ही है, दोनों मात्रक एक ही है। ठीक है, ये आ गए नाइट्रोजन का द्रव्यमान। अरे यही तो बोला है ये कि कैफीन के एक अणु का भार 194 है, 194 एक अणु का भार है, और एक अणु में, है ना, जितना भार है उसका 28.9% नाइट्रोजन है। तो मैंने नाइट्रोजन का द्रव्यमान निकाल लिया, ये नाइट्रोजन का द्रव्यमान आ गया। ठीक है, तो और नाइट्रोजन का द्रव्यमान किसमें, एक अणु में, कैफीन के एक अणु में। ठीक है, कैफीन के एक अणु में, कैफीन के एक अणु में नाइट्रोजन का द्रव्यमान इतना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या निकालनी है। अरे यार कितना आसान है भाई, द्रव्यमान को एक नाइट्रोजन के द्रव्यमान से भाग कर दो तो नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी भाई। जब हम देखो 194 इंटू 28.9 अपॉन 100, और देखो ये आ गया नाइट्रोजन का द्रव्यमान। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं 14 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये आ जाएगी N की संख्या, नाइट्रोजन की संख्या किसमें, कैफीन के एक अणु में, कैफीन के एक अणु में। अरे कैफीन के एक अणु में ही क्यों आई, क्योंकि मैंने द्रव्यमान उतना ही लिया था जितना द्रव्यमान कैफीन के एक अणु का होता है। भाई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो उत्तर आ गया बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये। अरे कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें सिंपल सी बात दे दी और उसको मैंने यहाँ समझा दिया आप लोगों को। बिल्कुल सिंपल सी बात दी थी कि कैफीन के एक अणु का भार 194 है। ठीक है, उसमें उपस्थित 28.9% भार नाइट्रोजन का है। तो ये आसानी से आपको समझ में आ गया। ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब बच्चों क्या है कि ये 3 आपके सामने न्यूमेरिकल थे, छोटे तीनों न्यूमेरिकल आपने कर लिए हैं। ठीक है, बहुत छोटे से न्यूमेरिकल थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखो बच्चों, अब तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, ध्यान दीजिएगा। देखो मैंने अब तक आपको पढ़ाया कि हम मोल्स की संख्या को, ठीक है, मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स, मोल की संख्या, इसको मोल की संख्या को मैं द्रव्यमान में बदल सकता हूं, मोल की संख्या को मैं द्रव्यमान में बदल सकता हूं, है ना, या मैं द्रव्यमान को मोल की संख्या में बदल सकता हूं। मैं मोल की संख्या को संख्या में बदल सकता हूं, मोल की संख्या को मैं संख्या में बदल सकता हूं, या संख्या को मैं मोल में बदल सकता हूं। भाई किस तरह कर सकता हूं मैं ये काम बहुत आसानी से कर सकता हूं कि मोल को द्रव्यमान में बदलने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, मोलर द्रव्यमान से गुना कर सकता हूं, और द्रव्यमान को मोल में बदलने के लिए मोलर द्रव्यमान से भाग कर सकता हूं। मोल को संख्या में बदलने के लिए एवोगैड्रो संख्या से गुना कर सकता हूं, और संख्या को मोल में बदलने के लिए एवोगैड्रो संख्या से भाग कर सकता हूं। ठीक है, अब जैसे कि देखो
एक छोटा सा प्रश्न लेता हूं, उसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। एक छोटा सा प्रश्न है। अरे भाई प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि हमें बताना है 6.022 गुना 10 की घात 23। सॉरी 10 की घात 23 नहीं लेते, ये तो सिंपल सा हो जाएगा। 10 की घात 18 लेते हैं, गुना 10 की घात 18 कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं का द्रव्यमान बताना है। ठीक है, ये बताना है द्रव्यमान क्या होगा, ये बताना है बच्चों। हमें क्या बताना है? हमें बताना है 6.022 गुना 10 की घात 18 कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को देखो। यह पता है ना क्या है कि अगर हम हर न्यूमेरिकल को करने से पहले उस न्यूमेरिकल के पीछे का कॉन्सेप्ट सीख लेना कि ये क्या पूछना चाह रहा है, इसमें किस तरह हम इसको कर सकते हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। मैं क्या देखो किस तरह देखो, समझो इस चीज को। मैं किस तरह बताना चाह रहा हूं आपको? मैं आपको इस तरह बताना चाह रहा हूं कि अगर हम इस तरह सीखे कि भाई हमें क्या दिया है, हमें ये दी है, संख्या दी है और क्या पूछा है हमारे से? द्रव्यमान पूछा है। तो मुझे किस तरह जाना चाहिए? मुझे संख्या को भाग करना चाहिए एवोगैड्रो संख्या से, तो मोल्स आएंगे। मतलब देखो, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह आएंगे? अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या को इतनी संख्या है ना भाई, इतना है ना कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या को एवोगैड्रो संख्या से भाग देता हूं। अरे तो क्या आ जाएंगे? अरे क्या आ गया? अगर मैं संख्या को एवोगैड्रो संख्या से भाग दे दूं तो मोल्स आ जाएंगे ना। अरे भाई मोल्स आ गए ना, है ना। अब देखो, अब मुझे निकालना क्या है? द्रव्यमान निकालना है। तो मोल्स में मोलर द्रव्यमान का गुना कर दूंगा, तो द्रव्यमान आ जाएगा। तो भाई क्या बोल रहा हूं मैं कि द्रव्यमान, अरे द्रव्यमान W से निरूपित करते हैं द्रव्यमान को। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान किसके बराबर होगा भाई? अरे किसके बराबर होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के मोल, ये है कार्बन डाइऑक्साइड के मोल, और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल में मैं गुना कर दूंगा किसकी? मोलर द्रव्यमान की। क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान? अरे कार्बन का होता है 12 और 2 ऑक्सीजन का 32, तो 44 हो जाएगा, है ना। तो क्या आ गया भाई? द्रव्यमान आ गया। अब देखो यार, द्रव्यमान किस में आएगा? द्रव्यमान ग्राम में आएगा। अब ग्राम में क्यों आया द्रव्यमान, अभी बताऊंगा मैं आपको। द्रव्यमान आया ग्राम में, ठीक है भाई। अब द्रव्यमान ग्राम में क्यों आया, इसकी बात करते हैं। एक बार बात करते हैं हम बच्चों यहां से, एक बार हम बात करते हैं किसकी? मात्रक की। ठीक है, देखो जो यहां पर मोलर द्रव्यमान है ना 44, इसका जो अभी दिखाता हूं मैं आपको, जो मोलर द्रव्यमान है जिसका हमने गुना किया, हमने किसकी गुना की? मोल्स की, मोलर द्रव्यमान में गुना की, है ना। तो ये मोल्स है ना। तो इसका जो मात्रक है वो क्या है? मोल है, ठीक है। और ये मोलर द्रव्यमान है। मोलर द्रव्यमान का होता है, देखो इसका मात्रक हुआ मोल और इसका मात्रक हुआ मोलर द्रव्यमान का ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मोल से मोल कट जाएगा, ग्राम बचेगा। तो उत्तर हमारे सामने आ गया भाई, हमारे सामने उत्तर आ गया भाई। ये बात आप सब लोगों को समझ में आई या नहीं आई? मैं उम्मीद करता हूं ये सब बात आप लोगों को समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पर आपको महारत हासिल करनी है, ठीक है। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा यहां पर। आप क्वेश्चन है कि हमें बताना है चलो 24 नहीं, हम लेते हैं 30।
30 ग्राम कार्बन में 30 ग्राम कार्बन में कार्बन के कितने परमाणु उपस्थित होंगे? ये प्रश्न है। 30 ग्राम कार्बन में कार्बन के कितने परमाणु उपस्थित होंगे, ये प्रश्न करना है। तो देखो क्या दिया है आपको, दिया है द्रव्यमान। क्या पूछा है? परमाणु पूछा है, संख्या पूछी है। द्रव्यमान दिया है और क्या पूछी है? कितने परमाणु उपस्थित होंगे, संख्या पूछी है। यार इस क्वेश्चन को करने के लिए कितना आसान है। अरे इस बार द्रव्यमान दिया है और संख्या निकालनी है ना। द्रव्यमान दिया है, ये दिया है और ये निकालना है, तो कितना आसान है। यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। पहले हम द्रव्यमान को, जो द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान को हम भाग कर देंगे। अरे किससे भाग कर देंगे द्रव्यमान को? अरे यार मोलर द्रव्यमान से भाग करते हैं ना, मोलर द्रव्यमान से, तो मोल आ जाएंगे। अरे मोल की संख्या आ जाएगी ना, मोल की संख्या आ जाएगी और मोल की संख्या में हम गुना कर देंगे एवोगैड्रो संख्या से, तो संख्या आ जाएगी। अरे यही तो बताता है हमारा नियम। अरे हमारा नियम यही तो बताता है, यही तो बता रहा है हमारा नियम। ये रहा, अरे ये रहा, ये रहा, ये रहा, यही तो बताया, यही तो सिखाया मैंने आपको कि अगर द्रव्यमान दिया हो, मोल निकालना हो, तो द्रव्यमान को भाग कर दो मोलर द्रव्यमान से, तो मोल आ गया। और मोल आ गया, मोल में अगर आप गुना कर दोगे एवोगैड्रो संख्या से, तो संख्या आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम अब इसको करते हैं। भाई देखो द्रव्यमान दिया है, सबसे पहले निकाल लेते हैं कार्बन के मोल। अरे सबसे पहले निकाल लेते हैं कार्बन के मोल, निकालते हैं। भाई द्रव्यमान कितना है? 30 ग्राम। 30 ग्राम, देखो मात्रक का ध्यान रखिएगा भाई, 30 ग्राम है ना। इसको हम लोगों ने भाग दे दिया मोलर द्रव्यमान से। अरे कितना होता है कार्बन का? अरे 12 होता है ना। क्या 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 मात्रक है? अरे मोलर द्रव्यमान का क्या मात्रक है? क्या मात्रक है मोलर द्रव्यमान का? क्या ग्राम पर मोल है या नहीं? क्या इसका मात्रक ग्राम पर मोल है या नहीं है? तो हमने क्या देखा? अरे हमने क्या देखा? हमने देखा कि ग्राम से ग्राम कट गया, तो क्या गया? 30 को 12 से भाग दिया, 2.5 मोल ऊपर गुना में आ गया। भाई इतने मोल आ गए। अरे इतने मोल आ गए ना भाई, इतने मोल आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या निकालना है? हमें निकालना है संख्या। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन की संख्या। बच्चों कार्बन की संख्या किसके बराबर होगी? देखो देखो भाई, कार्बन की संख्या किसके बराबर होगी? इतने मोल। मैंने क्या बोला? आपको मोल में गुना करना है एवोगैड्रो संख्या का, मोल में गुना करना है एवोगैड्रो संख्या क्या? तो 2.5 मोल है, 2.5 मोल है, गुना एवोगैड्रो संख्या। कितनी होती है एवोगैड्रो संख्या? 6.022 गुना 10 की घात 23। और एवोगैड्रो संख्या का मात्रक क्या होता है? एवोगैड्रो संख्या का मात्रक क्या होता है? एवोगैड्रो संख्या का मात्रक होता है मोल की घात -1 पर मोल। बच्चों एवोगैड्रो संख्या का मात्रक क्या होता है? ध्यान रखिएगा, पर मोल, मतलब मोल की घात -1। तो बच्चों हमने क्या देखा? हमने क्या देखा कि मोल की पावर 1 है, यहाँ मोल की घात 1, यहाँ -1। ये दोनों कट हो गए और इन दोनों की आपस में गुना करी हमने 2.5 की, इसमें तो उत्तर आ गया। उत्तर आ गया, कार्बन परमाणुओं की संख्या हमारे सामने आ गई। बताओ भाई ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? देखो हमने एक क्वेश्चन लिया कि संख्या से द्रव्यमान निकाला, ठीक है। एक क्वेश्चन लिया, द्रव्यमान से संख्या निकाली, तीनों में बीच में मोल खुद आ गया, तीनों में बीच में मोल खुद आ गया। कोई हमें जरूरत नहीं पड़ी कुछ करने की। प्यारे बच्चों इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक।
ठीक है। अब वो टॉपिक भी इसी से रिलेटेड होगा, उसमें भी मतलब वो भी उसमें भी हम मोल का इस्तेमाल करेंगे। अरे हम पूरे इस अध्याय में मोल 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 करते रहेंगे, क्योंकि अध्याय का नाम ही मोल अवधारणा है। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं मोल अवधारणा। क्या पढ़ रहे हैं भाई? मोल अवधारणा। तो मोल बार बार आता रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पर देखो एक चीज आती है आपके सामने, बार बार एक चीज आएगी, एसटीपी। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये एसटीपी होता है। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हिंदी में इसको मानक ताप व दाब बोलते हैं। अब ये क्या होता है भैया? ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके सामने आए मानक ताप व दाब, एसटीपी, जब भी एसटीपी आए तो आपको ध्यान रखना है मानक ताप क्या होता है बच्चों? मानक ताप होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसे केल्विन में बदलना चाहूं तो सब जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस में 273 से 273.15 जोड़ दो, 273.15 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? केल्विन मात्रक आ जाएगा। क्या जाएगा? केल्विन। कैसे लिखते हैं? यहां पर डिग्री नहीं लिखते केल्विन से पहले, यहां डिग्री लिखते हैं। अगर मैं दाब की बात करता हूं तो क्या आता है भाई? दाब आता है 1 बार। दाब आता है 1 बार। ठीक है, बार मात्रक है दाब का। भाई बार क्या है? बार मात्रक है बच्चों दाब का। ठीक है बच्चों, भाई ये होता है एसटीपी। जब भी आपके सामने एसटीपी की बात आएगी तो 1 बार दाब का मात्रक है और 273.15 केल्विन ये ताप का मात्रक है। बच्चों क्या होता है ना, दाब का एक और मात्रक होता है जिसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम, और हिंदी में बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, जो वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब होता है जो, और जो बार होता है, ये लगभग बराबर होते हैं। वायुमंडलीय दाब को इंग्लिश में लिखते हैं एटीएम, इस तरह लिख देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो ये लगभग बराबर होते हैं। एक वायुमंडलीय दाब लगभग बराबर होता है 1 बार के। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू, अगर आप बिल्कुल सही मान लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 1 एटीएम, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.013 बार के, है ना। इतने बार के बराबर होता है। या फिर अगर मैं बार लिखूं तो देखो यहीं से पता लग जाएगा कि 1 बार बराबर हो जाएगा 0.987 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। करे एक ही बात है ना, दोनों एक ही बात है ना। ये एसटीपी है भाई। एसटीपी मतलब समझ में आ गया ना। एसटीपी का मतलब समझ में आ गया ना। एसटीपी का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, 273.15 केल्विन ताप और 1 बार दाब। ये एसटीपी है भाई, ये एसटीपी है। ये बात समझ में आ गई। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई तो अब मैं आपको क्या बताना जा रहा हूं। देखो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके सामने एसटीपी शब्द आएगा तो आपके दिमाग में एकदम क्या आना चाहिए? 273 केल्विन ताप और 1 एटीएम दाब, ये आना चाहिए। अब देखो अब हम बात करते हैं किसकी? आदर्श गैस समीकरण की। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? आदर्श गैस समीकरण होती है बच्चों पीवी बराबर एनआरटी। ये आदर्श गैस समीकरण है बच्चों। यहां पर क्या होता है? यहाँ पर पी होता है गैस का दाब, P
P होता है गैस का दाब। यहां पर बच्चों जो V होता है, V होता है गैस का आयतन। क्या होता है? अरे क्या होता है? गैस का आयतन। V क्या होता है? V होता है गैस का आयतन। N क्या होता है? अरे क्या होता है? N होता है गैस के मोल। N होते हैं गैस के मोल। N होते हैं गैस के मोल। यहां पर बच्चों R जो होता है, R होता है गैस नियतांक। R होता है गैस नियतांक। R होता है गैस नियतांक। अरे भाई क्या होता है इसका मान? क्या होता है आर का मान? आर का मान क्या होता है? आर का मान होता है बच्चों, प्यारे बच्चों, आर का मान होता है 0.0821 और इसका मात्रक, आर का मात्रक क्या होता है? आर का मात्रक होता है लीटर बार पर केल्विन मोल। ये आर का मात्रक है, लीटर बार पर केल्विन इंटू मोल। ये आर का मात्रक है बच्चों। टी क्या है? टी होता है ताप, गैस का ताप, गैस का ताप। अरे भाई किस में? केल्विन में। अरे भाई केल्विन में गैस का ताप होता है। अरे भाई मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। बच्चों बताओ, इतनी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इसमें मैंने अब तक कुछ नहीं बताया, मैंने केवल इतना बताया कि जो आदर्श गैस समीकरण है, आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर nRT होती है। यहाँ पर जो P होता है वो गैस का दाब होता है, V गैस का आयतन होता है, N गैस के मोल होते हैं, R गैस नियतांक होता है। R का जो मान होता है वो 0.0821 लीटर बार बटे केल्विन गुना मोल होता है और T गैस का ताप होता है। और क्या मात्रक होता है? क्या मात्रक होता है T का? T का मात्रक होता है बच्चों, क्या होता है T का मात्रक? T का मात्रक होता है बच्चों केल्विन। मैं बताओ इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, और एसटीपी मैंने क्या बताया था? एसटीपी मैंने बताया था जब भी एसटीपी शब्द आए तो आपको ध्यान रखना है, एसटीपी शब्द आते ही दाब एक बार और ताप 273 केल्विन, है ना। जब भी एसटीपी शब्द आएगा तो दाब एक बार और ताप 273 केल्विन, है ना। तो भाई इतनी बात जो यहाँ पर लिखी है, एसटीपी का मतलब एक बार दाब और ताप 273.15 या 273, एक ही बात है, 273.15 या 273, इतना कैसे केल्विन। ये एसटीपी है और ये क्या है भाई? ये है आदर्श गैस समीकरण। भाई ये बात समझ में आ गई? अगर ये दोनों बात समझ में आ गई तो अब हम इन दोनों को मिलाकर, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं इसको मिलाकर एक प्रश्न में लिख रहा हूं। ठीक है, प्रश्न क्या है भाई? मेरा प्रश्न है कि एसटीपी पर एक मोल आदर्श गैस का आयतन क्या होगा? मैं ये लिख रहा हूं भाई। मैंने क्या बताया? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक मोल पर आदर्श गैस का आयतन क्या होगा। अब एसटीपी आ गया तो एसटीपी आते ही तो आपके दिमाग में एकदम आ गया पी का और टी का मान। पी का मान एक बार, टी का मान 273 केल्विन और एक मोल, एन का मान एक, आर का मान आप जानते हो, आर का मान 0.0821 लीटर बार बटे केल्विन गुना मोल, है ना। तो अब मैं लिखता हूं यहां मात्रक सहित। देखो ध्यान दीजिएगा भाई बच्चों, यहां पर देखो हम जानते हैं
आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर nRT होती है, जहां पर V गैस का आयतन होता है और गैस का आयतन ही मुझे बताना है। तो मतलब V बराबर nRT अपॉन P होगा। V बराबर nRT अपॉन P होगा। अरे बच्चों बात समझ में आ रही है ना? मुझे क्या चाहिए? मुझे 1 मोल का चाहिए। अरे लिखा है ना 1 मोल, मतलब n का मान 1 है। अरे n का मान 1 है, 1 मोल है ना, गुना r का मान तो मैं जानता हूं, r का मान तो 0.0821 लीटर बार बटे केल्विन गुना मोल होता है। अरे होती है ना, यही मात्रक होता है ना। अरे टी का मान, अरे एसटीपी पर टी का मान 273.15 मतलब 273 केल्विन होता है या नहीं होता? 273 केल्विन होता है। और नीचे पी बचा, नीचे क्या बचा भाई? अरे क्या बचा नीचे बचा पी का मान 1 बार होता है। अरे ऐसा होता है या नहीं होता? बच्चों बता दो, खुद बता दो भाई। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो क्या मैं इस मोल से इस मोल को कट कर दूं? नीचे मोल ऊपर मोल है ना? क्या मैं इस केल्विन से इस केल्विन को कट कर दूंगा? अरे बार यहाँ पर देखो, अंश बटे हर, और ये अंश है तो अंश की हर में गुना होगी, तो क्या इस बार से ये बार भी कट हो जाएगा? अरे तो केवल लीटर बचाना, तो मतलब V का मान बच्चों, V का मान 1 गुना 0.0821 गुना 273 गुना 200। अरे ये बीच में गुना का निशान है यार, जो एकदम क्या बन गया पता नहीं, ये एकदम क्या बन गया। ये इसको हटाते हैं और स्टार्ट करते हैं। गुना 273 है ना, और यहाँ पर बच्चों मात्रक क्या बचा? बटा 1, और मात्रक बचा लीटर। तो बच्चों जब हम गुना करेंगे तो आएगा 22.4 लीटर। इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में लिख दो, बात एक ही है। बच्चों ये बताओ क्या निकाला मैंने निकाला एसटीपी पर 1 मोल आदर्श गैस का आयतन। मैंने निकाला एसटीपी पर 1 मोल आदर्श गैस का आयतन, जो कितना आया? जो आया 22.4 लीटर। बताओ भाई, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि 1 मोल आदर्श गैस का आयतन इतना होता है 22.4। देखो भाई क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं एसटीपी पर 1 मोल आदर्श गैस का आयतन कितना होता है भाई? 22.4 लीटर। ये मैंने अभी निकाला। तो 2 मोल का बता दो यार। अरे देखो, इसका मतलब जो ऊपर लिखा है एसटीपी पर 2 मोल आदर्श गैस का आयतन, अरे क्या 2 गुना हो जाएगा या नहीं? 2 गुना 22.4 लीटर है ना। अगर मैं बोलूं 5 मोल का एसटीपी पर 5 मोल आदर्श गैस का जो आयतन होगा, क्या वो यहां पर, अरे 1 मोल का 22.4 था, तो 5 मोल का 5 गुना 22.4 लीटर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि मोल की संख्या को किस पर बच्चों? किस पर? एसटीपी पर आयतन। इसमें बदलने के लिए एसटीपी पर आयतन, और किस मात्रक में? लीटर मात्रक में। मोल की संख्या को एसटीपी पर आयतन में बदलने के लिए गुना करते हैं 22.4 की। गुना करते हैं 22.4 की। और बच्चों क्या करते हैं देखो, अगर मैं आपसे बोलूं किसी गैस का
जो आदर्श गैस, किसी गैस का एसटीपी पर आयतन 22.4 लीटर है तो उसके कितने मोल होगा? आप बोलोगे 1 मोल होगा, क्योंकि 1 मोल का ही होता है। अगर मैं बोलूं किसी गैस का एसटीपी पर आयतन 11.2 लीटर है, आप बोलोगे उसका तो आधा मोल होगा, क्योंकि 1 मोल का 22.4 लीटर होता है तो आधे मोल का 11.2 लीटर होगा। तो जिस गैस का आयतन एसटीपी पर 11.2 लीटर है ना, वो आधा मोल होगी। मतलब आयतन को मोल में बदल सकते हैं, मोल को आयतन में बदल सकते हैं। अगर मुझे क्या दिया है, मुझे एसटीपी पर आयतन दिया है और मुझे मोल की संख्या निकालनी है, तो एसटीपी पर जितना भी आयतन दिया है ना, उसे मैं भाग कर सकता हूं 22.4 से, तो मुझे क्या मिल जाएगी? मोल की संख्या मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ क्या सीखा? मैंने सीखा मोल की संख्या को एसटीपी पर आयतन में बदल सकते हैं और आयतन को एसटीपी पर मोल की संख्या में बदल सकते हैं। भाई देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मोल की संख्या को एसटीपी पर आयतन में बदल सकते हैं और एसटीपी पर आयतन को मोल की संख्या में बदल सकते हैं। किस तरह बदल सकते हैं आपके सामने लिखा है, ये मैंने प्रूफ भी कर दिया है। ठीक है, ये मैंने आदर्श गैस समीकरण से मैंने प्रूफ भी कर दिया। मैंने आपको पहले एसटीपी बताया, फिर आदर्श गैस समीकरण बताई, और आदर्श गैस समीकरण बताने के बाद मैंने आपको सब कुछ ये समझाया कि किस तरह 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर आएगा। और ये समझाने के बाद मैंने आपको ये बताया, और उसके बाद हमने ये चीज यहाँ पर लिख दी। अब आप सबको ये चीज आपके दिमाग में एकदम सेट हो जानी चाहिए, तो देखो हमने पहले क्या सीखा था बच्चों, देखो ध्यान दो। हमने पहले सीखा था कि हम द्रव्यमान को मोल में, मोल को द्रव्यमान में बदल सकते हैं, मोल को संख्या में, संख्या को मोल में बदल सकते हैं। अब हमने एक नई चीज सीख ली, मोल को एसटीपी पर आयतन में और एसटीपी पर आयतन को मोल में बदल सकते हैं। देखो किस तरह अगर हम सब चीज को एक साथ मिला दे तो हम इस तरह लिख सकते हैं। देखो मोल की संख्या को थोड़ा सा कलरफुल करते हैं, इसको थोड़ा सा कलरफुल करके दिखाते हैं आपको। मोल की संख्या को द्रव्यमान में या फिर द्रव्यमान को मोल की संख्या में, मोल की संख्या को संख्या में या फिर संख्या को मोल की संख्या में, मोल की संख्या को एसटीपी पर आयतन में या फिर एसटीपी पर आयतन को मोल की संख्या में बदला जा सकता है। ये जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया, जो मैंने अब तक आपको इस अध्याय में पढ़ाया, पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में, हम दोनों को मिलाकर ये बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बोलूं किस तरह, तो ये तो अब आप भी कर दोगे इतना काम। तो आप बोलोगे कि भाई मोल की संख्या को द्रव्यमान में बदलने के लिए मोलर द्रव्यमान से गुना कर दो, और अगर द्रव्यमान दिया है तो मोल की संख्या में बदलने के लिए मोलर द्रव्यमान से भाग कर दो। मोल की संख्या को एसटीपी पर आयतन में बदलने के लिए 22.4 से गुना कर दो, या फिर एसटीपी पर आयतन दिया हो, एसटीपी पर आयतन को मोल की संख्या में बदलने के लिए 22.4 से भाग कर दो। भाई मोल की संख्या को संख्या में बदलने के लिए एवोगेद्रो संख्या से गुना कर दो, या फिर संख्या दे दी है आपको, संख्या दी हुई है और मोल की संख्या निकालनी है, तो आप एवोगेद्रो संख्या से भाग कर दो। तो जो आपके सामने ये बना है, अब तक मैंने जिसको पढ़ाया, इसको हम, क्या ये वाई जैसा नहीं लग रहा आपको? अरे ये वाई जैसा तो लग रहा होगा, तो इसको हम वाई नक्शा, वाई मैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम इसको बोलते हैं वाई मैप। आगे से हम जितने भी कन्वर्जन करेंगे, जितने भी हम परिवर्तन करेंगे कि मोल को किसी में भी बदले या मोल निकाले हम किसी से भी, तो हम इस वाई मैप का इस्तेमाल करेंगे। ये वाई मैप
जो आपके सामने प्यारे बच्चों, जो आपके सामने ये वाई मैप बना है ना, ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर किसी को रसायन विज्ञान समझना है ना, किसी को फिजिकल केमिस्ट्री सीखनी है, तो इसके बिना फिजिकल केमिस्ट्री सीखना मुमकिन नहीं है। आपको बार बार ये आपकी नजरों के सामने आता रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं जब भी बोलूंगा भाई ये द्रव्यमान है तो मोल कितने होंगे, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए, अरे ये आपके माइंड में एकदम सेट होना चाहिए। अगर आपको सीखना है ना तो ये आपके रटा हुआ होना चाहिए, ताकि आप कुछ भी दिया हो, मोल निकालने हो तो तुरंत निकाल दो। कोई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। मैंने इसको अब तक जो मैंने पढ़ाया वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बोल रहा हूं ये वेरी मैं 20-30 बार वेरी लिखूंगा ना, उसके बाद इंपॉर्टेंट लिखूंगा। जब भी जाकर इसकी इंपॉर्टेंस मैं पूरी नहीं कर सकता, इतना ज्यादा जरूरी है ये। ठीक है बच्चों, इतना आपने सीख लिया। अब मैं ऐसा करता हूं, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखो किस तरह क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो मैं बोल रहा हूं कि प्रश्न है एसटीपी पर 11.2 लीटर, एसटीपी पर 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या होगी? परमाणुओं की संख्या क्या होगी? मुझे ये निकालना है, ये क्वेश्चन है, ये मुझे करना है। भाई क्वेश्चन क्या है? एसटीपी पर 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन मुझे करना है। ठीक है, अब भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए प्यारे बच्चों देखो कितना आसान तरीका है, कितना ज्यादा आसान तरीका है। पहले मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या दिया है, आपको दिया है एसटीपी पर आयतन और निकालना है आपको संख्या। ठीक है, निकालना क्या है आपको? संख्या निकालनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई एसटीपी पर जो आयतन दिया है उसे आप 22.4 से भाग करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल की संख्या आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल की संख्या में आप एवोगैड्रो संख्या की गुना करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या आ जाएगी। है ना? ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूँ, एसटीपी पर कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन दिया है, उसे भाग करोगे आप 22.4 से। अरे कार्बन डाइऑक्साइड आदर्श गैस की तरह व्यवहार कर रही है, ये मान रहे हैं हम। ठीक है, आदर्श गैस मान रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो एसटीपी पर हम 22.4 से भाग करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल की संख्या और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल की संख्या में एवोगैड्रो संख्या की गुना कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या आ जाएगी। प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन कितना आसान है। देखो सबसे पहले मैं निकालूंगा कार्बन डाइऑक्साइड के मोल की संख्या। अरे तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल की संख्या कितनी आसान है यार, अरे 11.2 लीटर एसटीपी पर इतना आयतन दिया है और मैं जानता हूं कि एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन क्या होता है? 22.4 लीटर पर मोल। अरे यार लीटर पर मोल का क्या मतलब है? लीटर पर मोल का मतलब है 1 लीटर का आयतन। अरे इसका मात्रक लीटर पर मोल क्यों है? अरे लीटर पर मोल क्यों है इसका मात्रक लीटर पर मोल इस वजह से लीटर पर मोल इसका मतलब है बच्चों 1 मोल का आयतन। इसका मतलब क्या होता है? 1 मोल का आयतन।
ठीक है। तो जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया, जब मैंने इसको इससे भाग दिया, तो मैंने देखा लीटर से लीटर कट हो गया, और जब इसको इससे भाग दिया तो 0.5 मोल ये कार्बन डाइऑक्साइड के मोल आ गए, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल आ गए। तो आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल आ गए। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल आ गए, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, अरे मैं बोल रहा हूं CO2 की संख्या, CO2 की संख्या, अरे मोल में देखो 0.5 है ना, मोल में गुना कर दो एवोगैड्रो संख्या की, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु आ गए। लेकिन मुझे तो निकालना परमाणुओं की संख्या है। मैं जानता हूं एक कार्बन डाइऑक्साइड में 3 परमाणु है ना, अरे एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन का, अरे एक कार्बन डाइऑक्साइड में 3 परमाणु है ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड में 3 परमाणु है ना, तो इतने कार्बन डाइऑक्साइड में, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में 3 परमाणु है, तो इतने अणु में कितने परमाणु होंगे, इसका 3 टाइम, इसके 3 गुना। तो मैं बोल रहा हूं परमाणुओं की जो संख्या आएगी, जो परमाणुओं की संख्या आएगी बच्चों, वो आएगी 0.5 Na गुना 3। उत्तर ये आएगी परमाणु की संख्या 0.5 Na गुना 3, क्योंकि एक अणु में 3 परमाणु थे, तो इतने अणु में इतने गुना 3। भाई ये बताओ, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात समझने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इतनी बात समझने में आपको कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत होगी इतनी बात समझने में, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न है, प्रश्न है 6.022 गुना 10 की घात 15 CH4 अणुओं का, इतने अणुओं का, मैं क्या बोल रहा हूं, इतने अणुओं का। देखिए इस बार क्या बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इतने अणुओं का। इस बार मैं STP पर नहीं बोल रहा हूं बच्चों, किस पर नहीं बोल रहा हूं, STP पर मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इतने अणुओं का 300, कितना बोल दिया मैंने, 300 केल्विन ताप तथा 2 बार दाब पर क्या आयतन होगा। ये पूछ रहा हूं मैं क्या पूछ रहा हूं आप लोगों से, मैं पूछ रहा हूं कि इतने मीथेन अणुओं का इतने ताप तथा इतने दाब पर क्या आयतन होगा, ये मुझे निकालना है। ठीक है, अब यार ये करने के लिए प्यारे बच्चों समझिएगा, ये करने के लिए देखो, मैं जानता हूं आदर्श गैस इक्वेशन PV बराबर nRT ये होता है, मुझे निकालना है आयतन, तो V बराबर हो जाएगा nRT अपॉन P, ये हो गया। ठीक, तो मेरे पास nRTP ये है या नहीं, अब ये देख लेता हूं मैं। भाई n क्या है, n है भाई CH4 के मोल की संख्या, R जानता हूं मैं, ये गैस नियतांक है 0.0821 इसका मान होता है, T ताप है और P दाब है। तो अगर मैं यहाँ पर इन सब का मान रखूं, देखो भाई कार्बन इसके मीथेन के मोल कितने होंगे, अगर मैं मीथेन के मोल की बात करता हूं, तो बच्चों मीथेन के मोल हो जाएंगे, इस संख्या को 6.022 गुना 10 की घात 15 को मैं भाग कर दूं Na से, तो क्या आ जाएंगे, अगर मैं इससे Na से भाग कर दूंगा तो आ जाएंगे मीथेन के मोल की संख्या, क्या आ जाएगी, मीथेन के मोल की संख्या। तो बच्चों यहाँ ध्यान दो कि 6.022 गुना 10 की घात
15, इसको मैंने भाग कर दिया किससे, n ने, एवोगैड्रो संख्या 0.6.022 गुना 10 की घात 23, है ना। ये आगे मीथेन के मोल की संख्या n, है ना। R की 0.0821, ताप 300 केल्विन, और नीचे जो दाब होगा वो 2 बार। तो यहां से क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, और आयतन लीटर में आएगा। किस में आएगा, लीटर में आएगा। ये मैंने आपके मात्रक की सहायता से ये मैंने आपको दिखा दिया था, मात्रक की सहायता से ये मैंने आपको दिखा दिया था कि जो आयतन आएगा वो लीटर में आएगा। मुझे बताओ भाई, ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? भाई बहुत मुश्किल तो बात ये थी नहीं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा जो मैंने आपको सिखाया आदर्श गैस समीकरण, उसका इस्तेमाल करके, है ना, हमने क्या निकाला, आयतन निकाला। किसका, मोल का। कितने मोल का, अणु दे दिए थे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, देखो बच्चों, मैं आपको सिखा रहा हूं वाई मैप, जो बहुत ज्यादा आपके इस्तेमाल में आएगा। अब ऐसा करते हैं बच्चों कि बात कर लेते हैं थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम किसकी। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, उसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे, मैं आपको फिर 2 छोटे से क्वेश्चन की क्विज दूंगा, और उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो पहले एक छोटे से क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं। प्रश्न है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास है Na2CO3 डॉट XH2O, और मैं बोल रहा हूं कि जब मैं इस यौगिक को गर्म करता हूं, क्या करता हूं, गर्म करता हूं, ये है गर्म करने का चिन्ह, ठीक है। तो जब मैं इसको गर्म करता हूं तो इसका सारा का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है, बचता है केवल Na2CO3। और ऐसा मैं बोल रहा हूं कि जब मैं इस यौगिक को गर्म करता हूं तो ये अपना 63% द्रव्यमान खो देता है। क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जब मैं इसको गर्म करता हूं, अगर ये 100 ग्राम था तो ये 27 ग्राम बचता है। प्यारे बच्चों, मैं बोल रहा हूं कि जब मैं इस यौगिक को गर्म करता हूं तो ये अपना कितना, 63% पानी खो देता है। तो कितना बचा, 27। अगर ये 100 ग्राम में मान लूं तो ये 27 ग्राम बचता है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक यौगिक है ऐसा, और जब मैं उसको गर्म करता हूं तो सारा का सारा पानी भाप बन जाता है, और वो अपना 63% द्रव्यमान खो देता है। तो ये बचा। अब वो पूछ रहा है आपसे कि आप x का मान बताओ। ये क्या है, ये x है बच्चों, ये x लिखा है, ये मैं बोल रहा हूं ये x लिखा है, x, ठीक है, ये x लिखा है। x का मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि x का मान क्या होगा। मुझे ये बताना है, x का मान बताना है। तो अब यार x का मान बताने के लिए देखो कितना आसान तरीका है, कितना ज्यादा आसान तरीका है। ध्यान दीजिएगा यहां पर, देखो मैं जानता हूं कि एक H2O का जो द्रव्यमान होता है वो 18 होता है। तो 18x H2O का कितना हो जाएगा, 18x। भाई मैं बोल रहा हूं एक H2O का द्रव्यमान 18 होता है, तो x H2O का 18x हो जाएगा, है ना। इसको मैं भाग दे सकता हूं। देखो भाई, जो कुल द्रव्यमान होगा इसका हो जाएगा, एक सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। तो ये 106 हो जाएगा, सोडियम का 106 जमा एक H2O का 18, तो इसका हो जाएगा 18x। तो देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला H2O का पानी का द्रव्यमान बटे टोटल द्रव्यमान। देखो अब मैं बोल रहा हूं टोटल कितना था, 100 था, और पानी का कितना, भाई 27 बचा, तो पानी का 63 होगा। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है?
भाई यही तो बोलना चाह रहा था वो क्वेश्चन में, यही तो बोला गया कि जब उसने इसको गर्म किया सारा पानी भाप बनकर उड़ गया, और जब सारा पानी भाप बनकर उड़ गया ना तो 27 ग्राम बचा, ये मतलब 63 ग्राम उड़ गया, मतलब अगर टोटल 100 ग्राम है ना तो 63 ग्राम पानी है। तो जब आप इसको हल करोगे बच्चों तो x का मान आ जाएगा जो लगभग 10 के बराबर होगा। ये पूछ रहा था वो। बताओ भाई, कहीं इसमें रसायन विज्ञान तो नहीं लगा? अरे कहीं इसमें रसायन विज्ञान तो नहीं लगा? कितना सिंपल सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, बिल्कुल एकदम ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, अब वक्त है एक छोटे से 2 क्वेश्चन की क्विज का जो आपको करने हैं। वक्त है छोटे से 2 क्वेश्चन की क्विज का। पहला क्वेश्चन है कि एसटीपी पर 11.2 लीटर CH4 गैस का द्रव्यमान कितना होगा? 30 सेकंड है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अब। गैस नियतांक R का मात्रक क्या होता है? चलो बच्चों बात कर लेते हैं अब। देखिएगा भाई, ये मैंने आपको आज ही पढ़ाया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एसटीपी पर 22.4 लीटर का 1 मोल होता है। 22.4 लीटर 1 मोल के बराबर होते हैं, तो 11.2 लीटर आधे मोल के बराबर हो गए, है ना। 1 मोल का मान 16 ग्राम होता है, तो आधे मोल का 8 ग्राम होगा, तो बी उत्तर हो गया। अब ना देखो इसका ये लीटर बार पर केल्विन इनटू मोल, ये तो मैंने आज ही बताया बच्चों। जो आर होता है गैस नियतांक, इसकी 3 मात्रक होती है, 3 मान होते हैं इसके। एक मान होता है इसका 0.0821, है ना, जिसका मात्रक होता है लीटर बार पर केल्विन इनटू मोल। इसका एक मान होता है 8.314 जूल पर केल्विन इनटू मोल, और इसका एक मान होता है बच्चों 1.98 कैलोरी बटे केल्विन इनटू मोल। बच्चों जो ये दोनों है ना, ये इस्तेमाल होंगे एनर्जी में, क्योंकि जूल एनर्जी का मात्रक है। तो जो आदर्श गैस समीकरण है हमें केवल उसमें ये मान चाहिए, लेकिन मैं बता दूं इसका उत्तर ये होगा, क्योंकि ये भी दोनों मात्रक हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा वाई मैप, और आपको इस जितने मैंने क्वेश्चन कराए सारे क्वेश्चन खुद करने हैं। मैं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, खुद प्रैक्टिस करनी है हर क्वेश्चन की। ठीक है, पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, फिर बाद में वीडियो दोबारा फिर देख लीजिए, जब दोबारा रिकॉर्डेड लेक्चर में आप देखोगे सारे के सारे क्वेश्चन की कई बार आपको प्रैक्टिस करनी है। वाई मैप बहुत अच्छे से सीखना है। ये आपका है होमवर्क। ठीक है, ये आपका बच्चों, प्यारे बच्चों, ये होमवर्क है। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एकदम नई चीज। ठीक है, प्रतिशत संघटन, और इससे अलग मूलानुपाती सूत्र, अनुसूत्र, बहुत सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।